हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और मेरे हिसाब से इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, द इम्पीरियल ऑफिशियल्स। मतलब जो ऑफिशियल वगैरह होते थे, ब्यूरोक्रेसी जो होती थी मुगल टाइम में, वो पूरा डिस्कस हम इस वीडियो में करेंगे और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जितना पॉसिबल हो पाए। पूरा डिटेल में तो नहीं हो सकता ऑफ कोर्स, क्योंकि ये एनसीईआरटी है। तो यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स देख रहे हैं उनको बेसिक आइडिया मिल जाएगा, अंडरस्टैंडिंग उनकी हो जाएगी, लेकिन डिटेल में स्टिल ये नहीं है टॉपिक। ठीक है, तो आप इसको डिटेल वीडियो ना माने। तो जैसे मैंने आपको बताया, इंपीरियल ऑफिशियल जो सरकारी अफसर हैं, सिंपल सिंपल सी बात में ये कही जाएगी। सबसे पहला टॉपिक जो है वो रिक्रूटमेंट एंड रैंक के बारे में है। तो जो अब आप बोलोगे कि इनके बारे में हमें पता कैसे चलता है, इनके बारे में पता चलता है किताब अकबरनामा से। अगर आपको मैं एक टिप दे रहा हूँ, अगर एग्जाम में आपको सोर्स देखिए मेंशन करना होता है एग्जाम में, जब भी आप कोई चीज लिखो ना, ऐसे नहीं कि मेरी मन की बात है तो मैंने बोल दिया। सोर्स आपको याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर अकबर का पीरियड है तो आप अकबरनामा मेंशन कर सकते हैं। 99% उसमें चीजें होंगी, इतनी बढ़िया बुक है वो। ठीक, तो वैसे आप ये मेंशन कर सकते हैं अकबरनामा में होगा। इवन अकबरनामा ऐसा है जो एक सोर्स पूरे मुगल पीरियड के लिए लिया जा सकता है, राइट। आई होप मेरा पॉइंट आपको ये समझ में आ रहा है। अकबर पीरियड को काइंड ऑफ ऐसा ही कहा जाता है, ये मुगल पीरियड है। ठीक है, 50 साल उनके ऐसे थे। तो ये भी आप याद रखिए कि मुगल पीरियड के बारे में बात करें तो भी अकबरनामा मेंशन कर सकते हैं। बादशाह नामा वगैरह मेंशन मत करना, उसमें अगर आपको पता है मेंशन है तभी लिखना। ठीक है, तो बहुत ही, अगर आप देखो कि मुगल इतना एफिशिएंटली वर्क कैसे कर पाए, उनका एफिशिएंट ऑफिशियल सिस्टम था, राइट। आज भी जो कंट्री अच्छे हैं, यूएसए, यूके, इनके ऑफिशियल स्ट्रांग है, इसलिए अच्छा कर रहे हैं। एक आदमी से देश नहीं चलता है, राइट। उस टाइम में एक आदमी से एक एम्पायर या स्टेट नहीं चल पाती। तो वन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द मुगल स्टेट वाज इट्स कॉर्प्स ऑफ ऑफिसर्स, ऑल्सो रेफर्ड टू बाय हिस्टोरियंस कलेक्टिवली एज द नोबिलिटी। तो नोबिलिटी अगर आपको वर्ड दिखे, नॉबल्स, तो इससे ये मत समझना कि दरबार में लोग बैठे हुए, नोबिलिटी का मतलब ये ऑफिशियल है। ठीक है, हाँ, दरबार में भी जो लोग बैठे होते थे वो भी ऑफिशियल होते थे, उन्हें भी नोबिलिटी या नॉबल्स कहा जाता था। ठीक है, रिच लोग, अमीर, ठीक है, इतने अमीर होते थे, इनके खुद के अपने सर्वेंट्स होते थे। तो ये नोबिलिटी जो है, ये याद रखिए, मल्टीपल डाइवर्स ग्रुप से सिलेक्ट किया जाता था, एथनिक रिलीजियस ग्रुप्स मल्टीपल। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि हाँ डिस्क्रिमिनेशन होगा कि हाँ भाई हम शिया सुन्नी कोई लेंगे या ऐसे वैसे। ठीक है, वो कुछ नहीं है। और इवन औरंगजेब के पीरियड में भी, ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा ऑन द बेसिस ऑफ एथनिक और रिलीजियस ग्राउंड्स, राइट। हाँ, वुमेन लिमिटेड थी या थी नहीं, आप ऐसा भी कह सकते हो, लिमिटेड थी नहीं, ये कहना वर्ड गलत है, लिमिटेड थी। उस पर ज्यादा आप मेंशन ना करें तो भी अच्छा है, क्योंकि कुछ ज्यादा डिटेल्स मेंशन नहीं की गई है बुक्स में। ठीक है, तो वुमेन जेंडर वगैरह ग्रुप मत लिख के आना कि डाइवर्स, मतलब हर जेंडर, मेल फीमेल दोनों थे, ऐसे चीजें मत लिख के आना, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। दिस एंश्योर्ड दैट नो फैक्शन वाज लार्ज इनफ टू चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। तो देखिए, एक तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करा, तो इससे लोग खुश रहेंगे। अगर आपने ऑफिसर सब बैकग्राउंड से लिए तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो एक सारे आपके लोग जो हैं खुश रहेंगे, आप खुशी से शासन कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जस्ट एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपने एक बाहर का एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे मेरे कोई दोस्त नाराज ना हो। आपने सारे ईरानी भर लिए अपने इसमें, दरबार में। तो एक टाइम ऐसा आ सकता है दोस्तों, ये ईरानी सब मिलके बगावत कर दें और बोले हम बादशाह बनेंगे, किसी ईरान वाले को ही बादशाह बना देंगे। ठीक है, शाह अब्बास को बना दिया जैसे उन्होंने अपना बादशाह, ऐसे कर ऐसे। तो इसलिए हमेशा ये अच्छा रहता है कि किसी एक ग्रुप का डोमिनेंस ना रहे, राइट, किसी एक ग्रुप का डोमिनेंस ना रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक एडवांटेज था कि कोई भी एक ऐसा फैक्शन नहीं था मुगल के दरबार में कि जो चैलेंज कर दे। आगे चल के आपको देखिएगा, जब 1707 में औरंगजेब की डेथ होगी, तो उसके बाद ऐसे काफी ग्रुप्स बन जाएंगे जो चैलेंज करने की पोजीशन में होंगे एम्परर्स को। ठीक है, एम्परर से भी बड़े बड़े हो जाएंगे, जैसे सैयद ब्रदर्स एम्परर से भी बड़े हो गए थे। यही मतलब बोलते थे, आज तू एम्परर है, कल तू एम्परर है, ऐसे चलता था। द ऑफिसर कॉप ऑफ द मुगल्स वाज डिस्क्राइब्ड एज अ बुके ऑफ फ्लावर्स, गुलदस्ता, सुना होगा ना गुलदस्ता वर्ड, कभी कभी देते ना किसी को गिफ्ट में। हेल्ड टुगेदर बाय लॉयल्टी टू द एम्परर। तो ये एक गुलदस्ता की तरह क्यों लिखा है, बुके ऑफ फ्लावर्स, मतलब बहुत सारे अलग अलग फ्लावर्स हैं, और इसको जो एक हाथ में जिसने पकड़ रखा है वो एम्परर है। तो एम्परर जो थी वो सेंट्रल अथॉरिटी होती थी, इसीलिए एम्परर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। वीक एम्परर रूल नहीं कर सकता। इन अकबर इंपीरियल सर्विस, तुरानी ईरानी नॉबल्स वर प्रेजेंट फ्रॉम द अर्लियर फेज ऑफ
कार्विंग आउट पॉलिटिकल डोमिनियन। तो ये आप याद रखिए कि तुरानी ईरानी सबसे पहले शुरू में ज्यादा थे, स्पेशली जब बाबर आए, हुमायूं भी अपने में ईरानी तुरानी को लेके आए थे भारत, और तो अकबर के फेस में नेचुरली ज्यादा थे। हिंदूज लिमिटेड दिखेंगे, राजपूत आएंगे धीरे धीरे। औरंगजेब के टाइम में हिंदूज नियरली 33% हो जाएंगे नॉबल्स। तो मुगल नॉबिलिटी के बारे में एक जो चीज दी गई है, ये मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज हाउ चंद्रभन बरामन डिस्क्राइब द मुगल नॉबिलिटी इन हिज बुक चार चमन। तो ये एक सोर्स आप मेंशन कर सकते हो, चार चमन, फोर गार्डन्स, ठीक है, रिटन ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां। तो यहाँ आप देखो, ये पढ़ना, यहाँ इन्होंने कितने सारे मेंशन कर दिए, रोहिल्लास, लोधीस, गौर, चौहान, परवर, श्रीनगर से आ रहे, उदयपुर से आ रहे, ये वो बुखारी, है ना, इतने सारे इन्होंने अपनी किताब में। यहाँ देख लो, ईरानी, ततर्स, रशियंस, सबके सब सबके सब नोबिलिटी में है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ये टैलेंट पे फोकस कर रहे हैं। टैलेंटेड होना चाहिए इंसान, कहीं का भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कोई भी रिलीजन, कुछ भी कर रहे हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस टैलेंट रहे और लॉयल्टी रहे, इससे बगावत नहीं होगी, है ना। मैंने पहले पॉइंट बता दिया है। और ये एक तरीका है इफेक्टिव रूल करने का। आपको ये एग्जांपल अशोका के टाइम में भी मिलेगा, ये एग्जांपल आपको हर्षवर्धन के टाइम में भी मिलेगा, ठीक है। ये एक इफेक्टिव रूल का एग्जांपल है। इवन आज भी आपको टैलेंट पे फोकस करना चाहिए, रिलीजियस एथनिक ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। टू रूलिंग ग्रुप्स ऑफ इंडियन ओरिजिन एंटर्ड द इंपीरियल सर्विस फ्रॉम 1560। मतलब अकबर के शासन में ये थे राजपूत और इंडियन मुसलमान। इंडियन मुसलमान को शेख ज़ादा कहा जाता था, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ईरानी तुरानी तो शुरू से ही है, ईरानी तुरानी शुरू से ही है। तुरानी कौन है? कमेंट सेक्शन में लिखो, मुझे तो नहीं पता, आप बताओ भाई। ईरानी तो ईरान से आए हैं, ठीक है। तो तुरानी कौन है? तो एनीवेज मेरा कहने का मतलब ये, बाबर हुमायूं के टाइम से है ये। अकबर, तो अकबर का जब शासन आया तो ईरानी तुरानी अच्छे खासे नंबर में थे। 1560 में अकबर ने राजपूत और शेख ज़ादा को भी बढ़ावा दिया। द फर्स्ट टू जॉइन वाज अ राजपूत चीफ, इनका नाम आपने सुना होगा, राजा भरमल कच्छावा ऑफ अंबर, to whose daughter Akbar got married. तो जोधाबाई इनकी बेटी थी। Members of Hindu caste inclined towards education and accountancy were also promoted. तो हिंदू कास्ट जो एजुकेशन अकाउंटेंसी पे काफी ज्यादा तेज थे, उन्हें भी और प्रमोट किया गया। इसमें से फेमस एग्जांपल आता है अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर, जिनका नाम है राजा टोटरमल, जो खत्री कास्ट से बिलोंग करते थे। खत्री कास्ट, ठीक है। तो खत्री कास्ट के लोग जो होते थे वो अकाउंटेंसी वगैरह में अच्छे होते थे। ये कास्ट सिस्टम देखो दोस्तों, अभी थोड़ा सा गलती हो गया, लेकिन पहले क्या था कि पहले भी गलत ही था, लेकिन कुछ कुछ अच्छी चीजें क्या थी कि एक कास्ट में अगर कोई अच्छा कर रहा है ना, तो उसकी सारी कास्ट वाले आपको दिखेंगे, एक किनशिप नेटवर्क बन जाता था भाई बहन का, और सब एक दूसरे को प्रमोट करते थे। तो एक कास्ट का आप देखोगे कि खत्री कास्ट में सब लोग अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि अकाउंटेंसी में काम कर रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, ये भी ठीक है। तो फायदे ये हैं, लेकिन इससे फिर बिल्कुल भी कभी भी कास्ट सिस्टम को जस्टिफाई मत कर देना, ठीक है, जस्टिफाई मत कर देना। इससे आपके मार्क्स कटेंगे डेफिनेटली। अगर अगर आपका रीजन सही भी है ना, तो भी मार्क्स कटेंगे। लेकिन ये पॉइंट मेंशन कर देना कि कास्ट की वजह से किनशिप नेटवर्क्स बन जाते हैं। आई होप ये वाला पॉइंट आप समझ पा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल गुजरातीज में अगर आप देखो, तो मे बी एक पर्टिकुलर सबके सब आपको दिखेंगे मर्चेंट क्लास के, है ना। तो एक भाई बंदी ग्रुप बन रहा है, राइट। तो ये सब चीजें मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। कोई भी आप गुजरात में आप कोई भी कास्ट वगैरह उठा के देख लो, ठीक है दोस्तों। तो ईरानीज जो हैं उनकी हाई ऑफिसेस में रहते हैं अंडर जहांगीर, हुज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल क्वीन नूर जहां वाज आल्सो ईरानियन। तो नूर जहां जो थी वो भी ईरानियन थी, ठीक है। नूर जहां जिनका हम पहले वुमेन थी, काफी स्ट्रांग थी, हम डिस्कस कर चुके हैं। औरंगजेब जो है उन्होंने राजपूत को बहुत हाई पोजीशन पे रखा, एंड अंडर हिम मराठास भी बहुत ज्यादा आपको दिखेंगे। आपको दिखेगा कि शाहजहां के टाइम में शिवाजी के पिताजी भी मुगल मुगल के साथ एसोसिएटेड रहे थे, और शिवाजी के पिताजी जो थे वो छत्रपति शिवाजी। अगर हम बेटर वर्ड एग्जाम में अगर आप लिख के आओ तो छत्रपति शिवाजी लिख के आना, एक दिखता है कि इंसान की समझ अच्छी है। तो शिवाजी नहीं, छत्रपति शिवाजी लिख के आना। इनके फादर जो थे, मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि वो डेक्कन के साथ भी एसोसिएटेड थे, वो मुगल्स के साथ भी एसोसिएटेड थे, ठीक है। और इससे उनकी काफी सारी अंडरस्टैंडिंग बनी, एंड इफेक्टिव मराठा रूल भी उनके जो सन थे छत्रपति शिवाजी वो कर पाए। तो औरंगजेब ने राजपूत को हाई पोजीशंस पे रखा, उन्होंने मराठास को साइजेबल नंबर ऑफ ऑफिस पे रखा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आ जाती है वो यहाँ पे मैंने येलो मार्क कर रखी है। ऑल होल्डर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस हेल्ड रैंक्स, इसको मनसब कहते थे, ठीक है। जो रैंक्स जो थी मनसब, इसी से मनसबदारी बन के आता है, मनसबदारी सिस्टम, ठीक है।
कोई अलग से टॉपिक नहीं दे रखा, लेकिन ये यहीं पे आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऑल होल्डर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस, जो भी गवर्नमेंट सरकारी जॉब में होगा उसको रैंक मिली होगी, जो दो न्यूमेरिकल डिजिग्नेशन से बनी हुई होगी, एक बोलते हैं जात, एक बोलते हैं सवार। ठीक है, काफी लोगों को ये समझ में नहीं आता, सिंपल सा टॉपिक है। जात का मतलब है कि आपकी पोजीशन क्या है, आपकी औकात क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, रैंक क्या है। ठीक है, सब समझ गए आप, यही सब मतलब है। विच वॉज एन इंडिकेटर ऑफ पोजीशन इन द इंपीरियल हिरार्की। ठीक है, आपकी अगर रैंक ज्यादा है, सिंपल, आपका 5000 नंबर है, किसी का 1000 नंबर है, तो आप 5000 से बेटर हो। ठीक है। एंड द सैलरी ऑफ द ऑफिशियल, तो जात जो है आपकी एक तो रैंक बताएगा और आपकी सैलरी कितनी मिलेगी ये भी बताएगा। ठीक है, ऑफिशियल को ही मनसबदार कहते थे, इस सिस्टम को मनसबदारी सिस्टम कहते थे। फिर से बता दूं, ऑफिसर को मनसबदार कहते थे। ठीक है, सवार का मतलब ये है कि आपको कितने घोड़े रखने हैं। ही वॉज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन सर्विस, तो अगर आपके 1000, जैसे जनरली 5000 जो जात है, 5000 सवार भी होता है, तो 5000 आप घोड़े रखो। यहाँ सिर्फ घोड़े लिखा है, लेकिन इसका मतलब हॉर्समैन है, मतलब आपको घुड़सवार रखने हैं, साथ साथ उतने घोड़े भी रखने होंगे। लेकिन यहाँ पे कैमल और भी एनिमल्स वगैरह आपको दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हॉर्समैन लिखा है, लेकिन और भी एनिमल्स रखे जाते थे। जनरली हॉर्समैन की इंपॉर्टेंस ज्यादा थी। ऑफ कोर्स घोड़े जो है तेज भागते हैं, और ये प्लेन्स में थे, प्लेन्स में। पानीपत का युद्ध जो है प्लेन्स में हो रहा है। ठीक है। इन द 17th सेंचुरी मनसबदार ऑफ हजार जात और above ranked as nobles उमारा which is the plural of अमीर। तो फिर से 17th सेंचुरी में मनसबदार जिनकी 1000 से ज्यादा रैंक हो रही है, उन्हें नॉबल्स कहे जाने लगा। तो शुरू में जो थी रैंक कम होती थी, 50 60, लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ते गए तो उनकी रैंक बहुत बढ़ती गई। तो 50,000 तक रैंक पहुंच गई शाहजहां औरंगजेब के टाइम में। ठीक है, दारा शिकोह की भी बहुत ऊपर रैंक थी। तो ये नॉबल्स एट कोर्ट एक बार पढ़ लेते हैं हम। द जीसस क्रिस्ट फादर एंटोनियो मोंसेरेट, resident at the court of Akbar, noticed in order to prevent the great nobles becoming insolent through the unchallenged enjoyment of power, the king summons them to court and gives them imperial commands as though they were his slaves। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है दोस्तों, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये जो नॉबल से बहुत ही पावरफुल ये सब वगैरह होते थे, इनको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन भी दे रखी थी अकबर ने, लेकिन अकबर उन्हें बार बार समन करते थे। समन मतलब मेरे कोर्ट में आओ, मेरे को विजिट करो, और उनको एक स्लेव की तरह ट्रीट करते थे। है ना, मतलब कमांड दिया करते थे कि भाई ये जा, भाई तू ये कर, जा भाई तू वो कर। है ना, आजकल के जो आईएएस वगैरह ऑफिसर है, इन्हें मिनिस्टर अगर बुलाते हैं, ठीक है, मिनिस्टर की बात माननी है, एग्री, बट इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भी है आईएएस की। मतलब ऐसा नहीं है मिनिस्टर की मन करा तो हटा दिया। वैसे ठीक है, मतलब अगर मिनिस्टर से पंगा लोगे तो महंगा ही पड़ेगा। लेकिन मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूँ कि आजकल के जो ऑल इंडिया सर्वेंट्स हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग दे रखी है, आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 312 311 ये सब पढ़ना आप। तो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है, ऐसे कोई नहीं हटा सकता। लेकिन ये जो नॉबल्स वगैरह हैं, इनको तो बुलाया अकबर ने, और मतलब ऐसे ट्रीट करते थे कि जैसे वो उनके स्लेव हैं। द ओबीडियंस टू दीज कमांड्स इल सूट देयर एक्सॉल्टेड रैंक एंड डिग्निटी डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बहुत अमीर आदमी है वो, लेकिन अकबर के सामने कुछ नहीं है। ऐसा अकबर इसलिए करते थे जिससे कोई बगावत ना कर पाए। ठीक है, ठीक है, becoming insolent through the unchallenged power in order to prevent the great nobles becoming insolent through the unchallenged enjoyment of power। देखो आपको बहुत ज्यादा पावर दे रखी है, जैसे मैंने एग्जांपल है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो कोई जगह ले लेते हैं हम। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, आप पानीपत में हो, और पानीपत मैंने आपको रीजन दे दिया, हेड बना दिया, तो आप तो अपने आप को वहाँ राजा ही समझोगे ना। तो हर हर रोज आप अपने आप को राजा समझ रहे हो पानीपत का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप समझने लगो कि मैं पानीपत का राजा हूँ, कल हरियाणा का बन जाऊंगा, फिर भारत का बन जाऊंगा। तो अकबर ऐसे बुलाया करते थे और थोड़ा सा उन्हें ऐसा ट्रीट करते थे, भाई तुम्हारी पोजीशन ये है। इसके साथ साथ अकबर एक और चीज क्या करते थे जो यहाँ मेंशन नहीं है, ये पानीपत वाले बंदे को झारसा ट्रांसफर कर दिया, कल जो है इसको डेक्कन ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ट्रांसफर भी होते रहते थे, जिससे इनकी एक जगह पे वो ना बन जाए पकड़। क्या होता था कि एक जगह पे रहोगे तो कोऑर्डिनेट करते रहोगे एक दूसरे से, और फिर बगावत करने की, मतलब हर इंसान अपने आप को ऊपर पहुंचाना चाहता है। What does Father Monserrat's observation suggest about the relationship between the emperor and his officials? काफी कुछ मैंने बता दिया, बाकी जो चीजें हैं आप पता करिए एंड आंसर कीजिए। यहाँ एक वर्ड दे रखा है, तजदिस was a petition presented by a nobleman to the emperor recommending an applicant to be recruited as mansabdar। तो देखिए, अगर आपको किसी को रिकमेंड करना है कि इसे भी ऑफिसर बना दो, तो एक तजवीज बोला जाता था, एक पेटिशन दिया करते थे नॉबल में एम्परर को कि भाई इसे भी मनसबदार बना दो, अच्छा खासा आदमी है, बढ़िया है। ठीक है दोस्तों,
ऐसे वर्ड्स को अपने सेपरेट नोट्स पे लिखते रहा करो। नॉबल्स पार्टिसिपेटेड इन मिलिट्री कैंपेन्स with their army and also served as officers of the empire in the province। तो भारत जो था वो प्रोविंस में डिवाइडेड था, मतलब प्रोविंस का मतलब स्टेट में डिवाइडेड था। ठीक है, मुगल एम्पायर जो था वो बहुत सारे प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। कितने प्रोविंस में डिवाइडेड था अकबर के टाइम में, ये कमेंट सेक्शन में लिखो। सबके टाइम में अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड था, अलग अलग नंबर में। तो ये जो नॉबल्स हुआ करते थे, आप पूछोगे क्या करते थे, मिलिट्री कंपनीज में पार्ट किया करते थे। और मैंने अभी आपको बताया इनके पास सवार बताया ना कि हॉर्समैन रखने हैं, तो ये अपने सारे हॉर्समैन को ले आया करते थे युद्ध में और लड़ाई किया करते थे। इसीलिए युद्ध मुगल ज्यादातर जीता करते थे, क्योंकि इनके पास हमेशा आर्मी रेडी रहती थी। उनको वो नॉबल्स को बोलते थे चलो भाई आ जाओ, लड़ाई करने जाना है वहाँ आज गुजरात, तो गुजरात चल लेते थे ऐसे। Each military commander recruited, equipped, and trained the main striking arm of the Mughal army and the cavalry. Each military commander recruited, equipped, and trained the main striking arm of the Mughal army, the cavalry। तो मतलब घुड़सवार हो गए, इसके बाद जो जमीन पर लड़ाई करते थे सोल्जर्स, उन सबको ट्रेन किया करते थे, रिक्रूट किया करते थे, सब ये मिलिट्री कमांडर, मतलब सारे के सारे जो नॉबल्स हैं। द ट्रूपर्स मेंटेन सुपीरियर हॉर्सेस ब्रांडेड ऑन द फ्लैंक बाय द इंपीरियल रैंक दग। ठीक है, तो मतलब आपको अपना वो जो है अपना घोड़ा जो है वो अच्छी क्वालिटी का रखना होगा, बार बार उसकी चेकिंग होगी, है ना, कभी कभी जो होता है अकबर ही चेक किया करते हैं। द एम्परर पर्सनली रिव्यूड चेंजेस इन रैंक टाइटल्स एंड ऑफिशियल पोस्टिंग्स फॉर ऑल एक्सेप्ट द लोएस्ट रैंक ऑफिसर्स। यहाँ ध्यान दीजिए, खुद देखा करते थे, आज भी आप अगर देखो पीएम मोदी पर्सनली चेंज देखते हैं। ऐसे आप पुराने प्राइम मिनिस्टर को देखें हमारे, तो वो पर्सनली काफी बार ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सा ऑफिसर किस जगह पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इस चीज को इग्नोर मार रहे हो ना, अगर आपके ऑफिशियल्स वीक है ना, या वो थोड़े करप्ट हैं, बगावत करते हैं, तो नहीं चलेगा सिस्टम। ठीक है, आज भी भारत में इतने करप्ट ऑफिसर हैं, उसकी वजह से हमारा ये कोरोना में जो हुआ है, ये रिस्पॉन्सिबल है, और कौन रिस्पॉन्सिबल है ना, सिंपल सी बात है। और हाँ, कह सकते हो इसके लिए पॉलिटिशियंस पॉलिटिशियंस भी रिस्पॉन्सिबल है, वो ध्यान ही नहीं दे रहे। अब ये अकबर अगर ध्यान ही ना दे, वो नाच गाने में लगे हैं पूरे दिन, ठीक है, तो कैसे मुगल स्टेट अच्छा चलेगा। लोगों को लूटेंगे, परेशान करेंगे, है ना, साथ साथ ये ऑफिशियल जो हैं ना लड़ाई बड़ाई में काम आएंगे, तो ध्यान देना पड़ता है। Akbar, who designed the Mansab system, also established spiritual relationships with a select band of his nobility by treating them as his disciples, मुरीद। कुछ कुछ जो थे इसी मनसबदार रैंक में, कुछ जो स्पेशल पर या ऑफिसर्स होते थे, उनसे अच्छी रिलेशनशिप रखते थे। ठीक है, उनसे थोड़ी क्लोज रिलेशनशिप, काफी ऑफिसर्स को अपने क्लोज में रखते थे। हाँ भाई क्या चल रहा है सिस्टम में, और काफी ऑफिसर्स उनके पास ही रहा करते थे। ठीक है, अकबर हु डिजाइन दी मनसब सिस्टम, तो अगर आपसे पूछा जाए मनसबदारी सिस्टम किसने डिजाइन करा, अकबर। स्पिरिचुअल रिलेशनशिप विद अ सेलेक्ट बैंड, कुछ स्पेशल ऑफिशियल्स के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप रखते थे, उनको अपना मुरीद मुरीद जैसे पीर मुरीद होता है ना वैसे। For members of the nobility, imperial service was a way of acquiring power, wealth, and the highest possible reputation। तो इंपीरियल सर्विस तो मतलब ये समझ लो, ये आईएएस आईपीएस आईएफएस ये सब आप ज्वाइन कर रहे हो, इंपीरियल सर्विस वैसी थी, तो हर कोई जाना चाहता था। अब ऐसा तो नहीं था आजकल के टाइम में जैसे गूगल एप्पल माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज हैं, ये सब तो नहीं हुआ करती थी ना। बेस्ट जो जॉब है आपके लिए वो यही है, ऊपर राइज करने की। अ पर्सन विशिंग टू जॉइन द सर्विस पेटिशन थ्रू अ नॉबल हु प्रेजेंटेड अ तस्वीर टू द एम्परर। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर किसी को, जैसे आप हो, आप बोलो मेरे को भी वही मनसबदार बना दो, तो कोई जो ऑलरेडी मनसबदार है उससे बोलो मेरी पटिशन दे। हाँ, यहाँ पे जो पेटिशन देने में वो थोड़े पैसे वगैरह लेगा, जो चीजें वो हो। Mir Bakshi, Paymaster General, stood in open court on the right of the emperor and presented all candidates for appointment or promotion, while his office prepared orders bearing his seal and signature as well as those of the emperor। तो अगर किसी को सुटेबल माना गया तो मीर बख्शी के पास प्रेजेंट किया जाता था ओपन कोर्ट में स्टूडेंट। तो मीर बख्शी जो पे मास्टर जनरल होते थे, जो ओपन कोर्ट में एम्परर के राइट में रहते थे, और ये प्रेजेंटेड ऑल कैंडिडेट्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रमोशन, तो एम्परर के सामने लाया जाता था। While his office prepared orders bearing his seal and signature as well as those of the emperor। तो काफी चीजों में एम्परर खुद ही इन्वॉल्व हुआ करते थे कि हाँ भाई इसको हायर कर, इसको हायर कर, इसको नहीं हायर कर, ऐसे। और ये पे मास्टर जनरल जो है मीर बख्शी, इनका भी काफी ज्यादा बड़ा रोल होता था। साथ साथ में ये भी देखा जाता था कि वो नॉबल जो उनकी पेटिशन ला रहा है उसकी क्या वैल्यू है, इसकी क्या पोजीशन है। अगर वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है तो बोल दिया जाता था हाँ भाई तेरा बंदा आ जाएगा। देयर वर टू अदर इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स एट द सेंटर, दो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, इन सबके आप नाम भी लिख लेना अपने नोट्स में। एक तो दीवाने आला, तो दीवाने दीवाने आला जिसको फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं, सदर उस सदर मिनिस्टर ऑफ ग्रांट्स और मदद मार्श एंड इन चार्ज ऑफ अपॉइंटिंग लोकल जजेस और कासिस। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है सदर, सदर कौन है,
ठीक है, दीवान आला कौन है? दीवान आला फाइनेंस मिनिस्टर, सदर सदर मिनिस्टर ऑफ ग्रांट्स और मदद माश। तो ये एक चीज है, एंड इंचार्ज ऑफ अपॉइंटिंग लोकल जजेस। तो तीन मिनिस्ट्रीज जो थी ओकेशनली ये साथ साथ आया करती थी, डिस्कस किया करती थी, लेकिन जनरली ये इंडिपेंडेंट हुआ करती थी मिनिस्ट्रीज। जैसे आज मिनिस्ट्रीज होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, तब भी हुआ करती थी डिफेंस मिनिस्ट्री। Akbar with these and other advisors shaped the administrative, fiscal and monetary institution of the empire। तो ये सब मिनिस्ट्रीज ने मिलके एक इफेक्टिव काम करा। इसको पोर्टफोलियो सिस्टम भी कहते हैं। पोर्टफोलियो सिस्टम जैसे होता है ना, जब चीफ मिनिस्टर शपथ लेता है, आपने देखा होगा बंगाल में अभी काफी काफी मिनिस्टर्स ने सब शपथ लेती है, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। ऐसे ही अकबर के टाइम में भी होता था, वो सब मिलकर डिस्कशन करते थे। ठीक है। नोबल्स स्टेशन एट दी कोर्ट, मतलब काफी जो नोबल्स थे वो कोर्ट में रहा करते थे, मुगल कोर्ट, मुगल दरबार। ठीक है, जैसे पूरा का पूरा, जैसे मुगल कोर्ट आगरा में है, काफी नोबल्स वहीं पे रहते थे। ठीक है, जैसे सेंट्रल मिनिस्ट्री में अभी आईएएस ऑफिसर वगैरह रहते हैं ना, सेंट्रल मिनिस्ट्री में, मतलब, और काफी आईएएस ऑफिसर पीएमओ में रह रहते हैं। तो काफी ऑफिसर जैसे जो पीएमओ में रह रहे हैं, ठीक है, जैसे पीएमओ में जो ऑफिसर्स रह रहे हैं, ऐसे ये नोबल्स हैं जो स्टेशन एट कोर्ट है, जिन्हें तैनात एक रखब बोला जाता था। वो रिजर्व फोर्स टू बी डिप्यूटेड टू अ प्रोविंस और मिलिट्री कंपेन। तो मतलब ये रिजर्व फोर्स की तरह रखे जाते थे, अगर कभी जरूरत होगी तो भेज दिया जाएगा। दे वर ड्यूटी बाउंड टू अपीयर ट्वाइस, मॉर्निंग एंड इवनिंग, टू एक्सप्रेस सबमिशन टू द एम्परर इन पब्लिक ऑडियंस हॉल। तो वैसे तो एम्परर के पास रहते थे, लेकिन अगर कोई जरूरत पड़ी तो इनको कहीं और भी भेज दिया जाता था। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया कि रिजर्व फोर्स भी रखी जाती थी, जो एम्परर के हाउस का ख्याल रखती थी, कोर्ट का ख्याल रखती थी। लेकिन अगर किसी प्रोविंस या मिलिट्री कंपेन में जरूरत पड़ेगी इमीडिएटली, तो उनको भी यूज कर लिया जाएगा। अब देखते हैं इन्फॉर्मेशन वगैरह कैसे चलता था, मतलब पास कैसे होती थी। कोई फोन वगैरह तो होता नहीं था। आप बोलोगे अब दिल्ली से गुजरात कैसे बात होगी, दिल्ली से डेक्कन, दिल्ली से सिंध कैसे बात होगी, है ना। So the keeping of exact and the detailed records was a major concern of the Mughal administration। इनको बहुत फोकस था, रिकॉर्ड बिल्कुल सही होना चाहिए, सारी चीजें एग्जैक्ट होनी चाहिए। मीर बख्शी सुपरवाइज द कॉर्प्स ऑफ कोर्ट राइटर्स, वाकिया नाविस, who recorded all applications and documents presented to the court and all imperial order। जो कि फरमान वगैरह होते थे, ये मतलब मीर बख्शी जो होते थे वो सब सुपरवाइज करते थे। उनकी एक टीम हुआ करती थी, उनके एक ऑफिशियल हुआ करते थे, कॉर्प्स ऑफ कोर्ट राइटर्स। तो सारी एप्लीकेशन को रिकॉर्ड किया करते थे, सारे डॉक्यूमेंट जो भी कोर्ट में आएंगे उनको लिखा जाएगा, सारे इंपीरियल ऑर्डर्स को लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे आज गैजेटर में लिखा जाते हैं ना सारे इंपीरियल ऑर्डर्स को, वैसे। इन एडिशन एजेंट्स होते थे, इन्हें वकील कहते थे, ऑफ नॉबल्स एंड रीजनल रूलर्स रिकॉर्डेड द एंटायर प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट अंडर द हेडिंग न्यूज फ्रॉम द एग्जॉल्टेड कोर्ट। मतलब अकबरते दरबारे मुअल्ला विद द डेट एंड द टाइम ऑफ द कोर्ट सेशन। सो कोर्ट सेशन मतलब पहर। ठीक है, वर्ड जो लिखे हैं इन सबको थोड़ा ध्यान देना, पॉसिबल हो तो अपने आंसर में लिख के भी आना है वर्ड्स। जैसे एजेंट्स हैं, ऑफ नॉबल्स एंड रीजनल रूलर्स, ये सारी प्रोसीडिंग जो भी कोर्ट में होती थी ये सब रिकॉर्ड किया करते थे। रिकॉर्ड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ करती थी मुगल टाइम में, और इसी की वजह से आज हम ये काफी कुछ हिस्ट्री पढ़ पा रहे हैं। न्यूज रिपोर्ट्स एंड इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो थे ट्रेवल्ड अक्रॉस द लैंड एंड द ब्रेथ ऑफ द रीजन अंडर मुगल रूल बाय इंपीरियल पोस्ट। तो इंपीरियल पोस्ट बहुत ही बढ़िया थी। ये जनरली आप इसका क्रेडिट वैसे शेरशाह सूरी को देना। शेरशाह सूरी, हमने पहले भी ये सिस्टम पढ़ा हुआ है, मेरा आयोग पुराने वाले लेक्चर्स देखे होंगे, वही अकबर ने आगे बढ़ाई थी। ठीक है। राउंड द क्लॉक रिलेज ऑफ फुट सोल्जर्स, कासिद और पथमट कैरेट पेपर्स रोल्ड अप इन बैम्बू कंटेनर्स। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये दिल्ली से लेकर सिंध है, तो रास्ते में बहुत सारे फुट सोल्जर्स खड़े हुए। तो एक यहाँ से यहाँ भागता है, ये यहाँ पहले ये वो रेडी होता है। जब ये देखिए दिल्ली से जो ये D1 तक आ रहा है ना, दिल्ली से D1 तक एक बंदा भाग के आ रहा है, D1 पे ऑलरेडी एक बंदा प्रेजेंट है। ये डी वाला जो बंदा भाग के आ रहा है ना, एक घंटी बजाता हुआ आता है, घंटी बजाता हुआ। जब भी घंटी बजने की आवाज आती है तो D1 वाला रेडी हो जाता है। फिर ये डी वाला बंदा यहाँ रुक जाता है और D1 वाला अपनी घंटी उठाता है और ये भागना शुरू करता है तेजी से, जितनी तेज भाग सकता है। ऐसे ये तेजी से भागते हुए जल्दी जल्दी से पहुंचा देते हैं। द एम्परर रिसीव्ड रिपोर्ट्स फ्रॉम इवन डिस्टेंट प्रोविंशियल कैपिटल्स विद इन फ्यू डेज। तो बड़ी जल्दी इंफॉर्मेशन पास होती थी, वरना ये नहीं कि बाहर से कोई अटैक करने आया हमें तो पता ही नहीं चला है। जैसे जब चाइना ने अटैक करा भारत में तो कुछ चीजें भारत को पता ही नहीं चली थी 1962 में। बियॉन्ड द सेंट्रल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, द डिवीजन ऑफ द फंक्शंस। तो यहाँ पे प्रोविंस की बात कर रहे हैं दोस्तों, कितने प्रोविंस थे अकबर के टाइम में और औरंगजेब के टाइम में, ये दोनों आपको पता करने हैं। ठीक है। The division of function established at the center was replicated in the province। Provinces को सूबा कहते थे। ठीक है दोस्तों, where the ministers had their corresponding subordinates।
तो याद ये रखिए कि जैसा सेंटर में है वैसा ही स्टेट में भी होगा, आज भी होता है। होम मिनिस्टर सेंटर में भी है ना? कौन है होम मिनिस्टर सेंटर में? अमित शाह जी, है ना? ऐसे ही होम मिनिस्टर यूपी में भी है, होम मिनिस्टर वेस्ट बंगाल में भी है, वही चीज है यहाँ पे। द डिवीजन ऑफ फंक्शंस एस्टेब्लिश्ड एट द सेंटर वाज रेप्लिकेटेड इन द प्रोविंसेस वेयर द मिनिस्टर्स हैड देयर करस्पॉन्डिंग सबऑर्डिनेट्स, जिनको दीवान, बख्शी, सदर बोलते थे। हेड ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन कौन था? गवर्नर, जो आज भी है ना? लेकिन सीएम सारी चीजें चलाता है, लेकिन गवर्नर भी है, जिसको सूबेदार बोलते हैं, हु रिपोर्टेड डायरेक्टली टू द एम्परर। आज भी गवर्नर जो है डायरेक्टली पीएम प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है ना। सरकार्स इनटू व्हिच ईच सूबा वाज डिवाइडेड, तो सूबा जो है वो सरकार में डिवाइडेड थी। ठीक है दोस्तों, सूबा क्या है? प्रोविंस। मल्टीपल प्रोविंसेस हैं। सेंटर, सेंटर या एम्पायर लिख दो इसे, है ना दोस्तों? ये मल्टीपल सूबास में डिवाइडेड है, और एक सूबा मल्टीपल सरकार में डिवाइडेड है। Often overlapped with the jurisdiction of the Faujdars, who were deployed with contingents of heavy cavalry and musketeers in districts. तो सरकार जो थी, ये जो बनी हुई है, इनका ऑफन जो इनका जुरिस्डिक्शन है, फौजदार मतलब जो कमांडेंट्स होते थे उनसे जुरिस्डिक्शन ओवरलैप होता था। मतलब ये तेरी ये फंक्शन मेरे हैं, ये फंक्शन तेरे हैं। आज भी बहुत कुछ ओवरलैप होता है। आजकल दिल्ली में देख लो, दिल्ली स्टेट है, पता ही नहीं कौन सी चीज दिल्ली सरकार के अंदर आएगी, कौन सी चीज एमसीडी के अंदर आएगी, कौन सी चीज सेंटर के अंदर आएगी, है ना? समझ रहे हो ना? ऐसे ही तब भी नहीं। ऐसी काफी चीजें अभी भी थोड़ी हो जाती है। कभी कभी आपने जैसे सुना होगा कैंट एरियाज, सुने होंगे सबने, नहीं सुने तो पढ़ो यार। कैंटनमेंट एरिया हर शहर में ऑलमोस्ट है। काफी जुरिस्डिक्शन जो है वो मिलिट्री के अंदर आती है, काफी जुरिस्डिक्शन स्टेट के अंदर आती है, काफी सारा क्लैश हो जाता है। तो ऐसे ही ये क्लैश है। क्लैश का मतलब है कि क्लियर नहीं है फंक्शंस किसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो बस ये इतना दे रखा है। Who were deployed with contingents of heavy cavalry and musketeers in district. The local administration was looked after at the level of the Pargana by three semi-hereditary officers. कानूनगो, जो कानूनगो जो है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड रखेगा, चौधरी जो रेवेन्यू कलेक्शन करेगा, और काजी जो है वो डिसीजन लेगा कि जस्टिस जस्टिस करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये लॉ क्या है, वो लॉ क्या है, इसने गलत काम करा, उसने गलत काम करा। आपको लग रहा होगा कहाँ फंस गए हैं। कोई बात नहीं, कोई ऐसे इशू नहीं है। बस मेरे लिए एक काम करना, क्या आप काम करना कि ये जो परगना वगैरह वर्ड लिखे हैं, इनके जो मतलब लिखे हैं ना, सब डिस्ट्रिक्ट, ये अपने नोट्स में लिख लेना, है ना दोस्तों? तो सरकार जो है वो फर्दर डिवाइडेड है परगना में। ठीक है सर, तो मैंने आपको बताया कि आपका एम्पायर जो है वो डिवाइडेड है, एम्पायर ई डिवाइडेड है सूबा में, सूबा डिवाइडेड है सरकार में, सरकार डिवाइडेड है परगना में। ठीक है, तो ये सब चीजें आज भी डिवीजन है। ठीक है, सब डिस्ट्रिक्ट बन गया, एसडीएम सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना? द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाज लुक्ड आफ्टर एट द लेवल ऑफ द परगना। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कहने का मतलब है कि भैया ये जो बिल्कुल ही लोकल लेवल पे हमारे गांव वगैरह हो गए। ठीक है दोस्तों, तो आप बोलोगे लैंग्वेज कौन सी कम्युनिकेशन की? पर्शियन, पर्शियन है। परंतु परंतु मतलब बट लोकल लैंग्वेजेस भी यूज होती हैं विलेज अकाउंट्स में, आज भी है। इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। हाँ, हिंदी भी हो जाती है कभी कभी। वैसे तो एक पॉलिटी का टॉपिक आ गया, जनरली इंग्लिश है। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन मतलब इंग्लिश में तो देना ही देना है। लेकिन लोकल लेवल पे किसी गांव गांव के बीच में, जैसे यूपी के किसी गांव के बीच में हो गया, तो हिंदी में कम्युनिकेट कर लो। ऐसे ही अगर कोई गांव हो गया वेस्ट बंगाल का, तो बंगाली में कम्युनिकेट कर लो, है ना? तो ये सब चीजें। और भी दोस्तों चीजें हुआ करती थी कि मुगल क्रोनिकलर्स मतलब ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि एम्परर का और कोर्ट का पूरा कंट्रोल है विलेज लेवल तक में। लेकिन ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं, आज भी पॉसिबल नहीं है। पीएम का थोड़ी ना कंट्रोल है, या सेंटर का थोड़ी ना कंट्रोल है विलेज विलेज लेवल पे। विलेज लेवल पे लोकल जो आदमी है, पंचायत वगैरह, उनका अच्छा कंट्रोल है। लेकिन उस टाइम में दोस्तों जमींदार का बहुत कंट्रोल हुआ करता था। जमींदार इतने पावरफुल होते थे कि काफी बार वो पीजेंट को स्टेट के अगेंस्ट लड़ लेते थे। ठीक है, जाट्स की लड़ाई होगी, है ना? सतनमीज की लड़ाई होगी आगे चल के। काफी जमींदार वर्सेस मुगल, हाँ हाँ भाई, यही सच बोल रहा हूँ मैं, जमींदार वर्सेस मुगल हुआ। और एक चीज याद रखिए, आपको दिख रहा होगा कि मुगल्स ने हरा दिया होगा आराम से। लेकिन कभी भी ना लोगों को सरकार हरा नहीं सकती, आज भी और उस टाइम में भी। मतलब ठीक है, मार दोगे आप, लेकिन हरा नहीं सकते, है ना? हर समझ रहे हो ना? हार मतलब जीत क्या होती है? कन्विंसिंग जीत, वो तो हो नहीं सकती। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगी कि जमींदार का बहुत बड़ा रोल होता था।
अब आप बोलोगे जमींदार को अच्छे से पढ़ाओ, जमींदार को अच्छे से पिछले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, देख लेना। रीड सेक्शन 2 चैप्टर 8 वंस मोर, ये फिर से वही बातें कर रहा है। डिस्कस द एक्सटेंट टू व्हिच एम्परर प्रेजेंस मे हैव बीन फेल्ट इन विलेजेस। अब फिर से चैप्टर, पिछला चैप्टर की मेरी वीडियो देख लो, जमींदार वगैरह वाला चैप्टर देख लेना, आपको याद आ जाएगा कि एम्परर का कितना कंट्रोल होता था लोकल लेवल पे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हमारी खत्म हुई, बहुत इंपॉर्टेंट थी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखो। मनसबदार सिस्टम जो है मैं बता दूं, बहुत बड़ा सिस्टम है। जहांगीर ने आके इसे चेंज करा, शाहजहां ने आके चेंज करा, औरंगजेब ने आके थोड़ा थोड़ा चेंज करा, है ना दोस्तों। हमने जो पढ़ा है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ किया है, कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए।